दुनिया ये जानना चाहती है कि उनको वैक्सीन किस रेट पे मिलेगा। वो गरीब देश जानना चाहते हैं जो अपने जान पे खेल के कोविड वैक्सीन को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर मानवीय टेस्ट करा रहे थे। मानव अधिकार की दुहाई देने वाले वो बड़े बड़े देश किन तरह से छोटे देशों को, कांगो, सूडान, जो अफ्रीकी देश हैं, उन पे कोविड वैक्सीन का वो लगातार टेस्ट कर रहे थे। ये दुनिया जानना चाहती है, देश जानना चाहता है, खास करके भारत जानना चाहता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, कि ये जनता जानना चाहती है कि सरकार किस रेट पे उसे वैक्सीन देगी। क्या हर व्यक्ति वैक्सीन को पा सकेगा? क्या हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, क्या वो व्यक्ति जो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर पाता है, क्या वो वैक्सीन पा पाएगा? कोरोना वायरस के समय में जो बड़े बड़े देश ये दम भर रहे थे कि उनके स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो लगातार उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था की कलाइयाँ खुल गईं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोरोना वैक्सीन की। मेरा नाम शशि भूषण तिवारी है और आप इस समय इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। मेरे बाएं तरफ इस चर्चा को विस्तार देने के लिए प्रवीण सिंह है, मेरे दाएं तरफ इस चर्चा को विस्तार देने के लिए यशवंत हैं। मेरा सवाल प्रवीण जी से है। प्रवीण जी, लगातार ये चर्चा चल रही है कि इस वैश्विक महामारी में जो गरीब देश हैं, जिन पर इन बड़े बड़े देशों के वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े देश मानवाधिकार की बातें करते हैं, उन देशों ने छोटे, जो आप देखेंगे कांगो में, सूडान में, जो छोटे छोटे देश थे, उस पर ये टेस्ट किया गया कोरोना वैक्सीन का। आज वही देश इस कोरोना वैक्सीन को किस कीमत पे पाएंगे, ये सोच के वे सशंकित है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक रामचरितमानस में है, मुझे पूरा दोहा नहीं याद है, समरथ को ना दोष गोसाई। तो ये जो बड़े बड़े देश हैं और जो मानवाधिकार की बात करते हैं, चाहे यूएसए हो, चाहे सोवियत संघ हो, ऐसे लोग अगर मानवाधिकार की बात न करें तो ही बेहतर है। और इस कोरोना काल में जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, और मुझे गर्व है कि मैं भारत का हूं, हमने दुनिया को इसमें काफ़ी मदद किया है, हाइड्रोक्लोरोक्विन की दवा देकर, राशन उपलब्ध कराकर। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि अफ्रीकी देशों को और भारत को भी, ये जो यूरोप के लोग हैं, ये जो अमेरिका के लोग हैं, ये मानव मानते ही नहीं है। उनका सीधा कहना है कि ये जो काली चमड़ी वाले को माना नहीं। इसलिए जितने भी प्रयोग होते हैं, अभी आप कोरोना की चाहे देखिए, चाहे अन्य भी जितनी भी वैक्सीनें आई हैं, जो भी वायरस वगैरह थे, एड्स का हुआ, चाहे ये हम ही लोगों पर प्रयोग होता है। तो प्रयोग के लिए तो हम हैं, लेकिन जब वो प्रयोग सार्थक हो जाता है और उस बीमारी के लड़ने के लिए वो दवा वैक्सीन जब मार्केट में आ जाती है, तो उससे हमको वंचित कर दिया जाता है। खासकर अफ्रीकी देशों में, जहाँ अशिक्षा है, जहाँ गरीबी है, जहाँ किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसे में भारत की तरफ दुनिया देख रही है। और मैं तारीफ करना चाहूँगा यहाँ के जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था की, चाहे प्रधानमंत्री जी का जो रणनीति रहा है, जो आने वाले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देश को फ्री में कोरोना की दवा देंगे। और निश्चित रूप से एक उम्मीद है तो हमारे यहाँ के लोगों को दवा मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की जो संस्थाएं हैं वो इस तरह का करें, क्योंकि भारत हमेशा से मानवता के पक्ष में रहा है। और भारत का आप देखेंगे कि पुराना इतिहास है कि हम हमेशा शांति की बात करते हैं, हम भाईचारा की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरा पृथ्वी हमारे लिए भाईचारा के समान है, वहाँ लोग अपना सब कुछ मानते हैं। तो हमारे लिए हमारी जो संस्थाएं हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट हुआ, चाहे हैदराबाद का, उनको इस तरह की चीज़ करनी जाए ताकि हम गरीब देशों की भी मदद कर सकें। जिस तरह से हमने कोरोना काल में अपने पड़ोसियों की मदद की, अफ्रीकी देशों की मदद की, उसी तरह से कोरोना वैक्सीन का। तो मैं निश्चित रूप से ये चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर यूरोपीय देश चाहे अमेरिकी देश, उसमें अगर वो व्यावसायिक रूप से करना चाहते हैं तो मैं उनकी बात नहीं, क्योंकि भाई वो लोग पावरफुल लोग हैं। लेकिन हम मानवता के लिए हम चाहेंगे कि उनके लिए जो है वो वैक्सीन सस्ते में उपलब्ध किया जाए या निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम। यशवंत जी, ऐसा कहा जा रहा है कि भारत की 130 करोड़ जनसंख्या है। अगर एक वैक्सीन पे 1000 रुपये भी लेके चला जाए तो 1,35,000 करोड़ रुपए बजट बनेगा। अगर 100 रुपये और बढ़ जाते हैं, मैं आंकड़े बता रहा हूँ, तो अंतर 13,500 रुपये का पड़ जाएगा। आपने बिहार चुनाव में देखा, बिहार से आते हैं, उस चुनाव में सरकार ने कहा कि अगर सरकार हमारी बनती है तो हम आपको फ्री में वैक्सीन देंगे, ऐसे नारे लगे। तो संघ, मतलब कि केंद्र ऐसी बात कर रहा है, तो यहाँ और भी तो राज्य हैं। आप इसको कैसे लेते हैं? सरकार का नजरिया क्या होना चाहिए आम लोगों के? देखिए, दो चीज़ें हैं कि पहली बात ये कि कोई भी सरकार है तो सब तक, हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुँचे, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचे, ये सरकार की दायित्व है। एक कल्याणकारी राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो अपने हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर स्वास्थ्य सुविधा बहुत महंगा हो तो, और
एक ऐसे समय में जब सरकारी मशीनरी डाउन हो चुकी हो, ऐसे वक्त में सरकार अगर पूरा बजट या पूरा खर्च स्वयं उठाती है, तो इससे बाकी जो लोक कल्याणकारी काम है, सरकार सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं मुहैया कराती है, शिक्षा और तमाम चीज़ें हैं, तो फिर उन पे इफेक्ट होगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो लोग अफोर्डेबल हैं, जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनको उचित मूल्य पर दी जाए। जो लोग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सरकार निःशुल्क इसकी व्यवस्था कराए। रही बात आपने बिहार चुनाव में जुमले की जो बात की, तो वो जो जुमला था वो किसी तरह से नैतिक नहीं था। आप एक राज्य के लिए कह रहे हैं कि मैं बिहार के लोगों को, पूरे देश को अगर केंद्र ये बात कह रहा है तो ये तो सौतेला व्यवहार हो गया ना। ये एक आंगन में दो आंख से देखने जैसा है। तो ये इस तरह के सौतेला व्यवहार केंद्र नहीं कर सकता है। और रही बात, तो चुनाव में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। उम्मीद है कि भारत की जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो इस तरह के कदम नहीं उठाएगी। अगर वैक्सीन सबको जब सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा तो सरकार सब तक पहुंचाएगी, इस बात की उम्मीद है। परवीन जी, लगातार हमने देखा कि WHO ने भारत की सराहना की, इसलिए सराहना की कि जो आप देखेंगे अमेरिका की जो जनसंख्या है यूपी से थोड़ा ही ज़्यादा होगी, ब्राज़ील की आप जनसंख्या देख लीजिए थोड़ा ही ज़्यादा होगी। भारत जो कि जो सबसे बड़े स्वास्थ्य ढांचे वाले देश है, जिनकी रैंकिंग ऊपर से 5 आती है, इस कोरोना काल में उनकी कलाई खुल गई। आपने देखा होगा कि अमेरिका के एक गवर्नर ने ये कहा ट्रंप जी से कि आप हमें वेंटिलेटर मुहैया कराइए। एक वेंटिलेटर पे 2-2 आदमी को रखा जा रहा था। उस स्थिति में भारत ने जो दृढ़ता दिखाई, आपने कहा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग बढ़ती गई और भारत ने उसकी चीज़ों को पहुंचाया और देशों तक। परवीन जी, आप कैसे देखते हैं, भारत दुनिया अगर वैक्सीन बना ले, खोज कर ले, लेकिन पूरे दुनिया को ये गौरव की बात है, सस्ता वैक्सीन भारत ही दे पाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं और भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात, आपने WHO की बात की कि उन्होंने भारत की सराहना की, लेकिन वहीं देखिए WHO चीन की आलोचना करते हुए बचता था। और आप ये भी देखेंगे कि चीन से जो शुरुआती चरण का कोरोना का था, तो चीन से जो सामानें जाती थी मेडिकल किट, क्योंकि सबसे ज़्यादा निर्यात उसी ने किया था, तो आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से वहाँ के फिर सामान को वापस भेजना पड़ा कि इससे कोरोना फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं WHO अपनी जिम्मेदारी से बचता भी रहा है। और WHO ही नहीं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना में कहा गया तो ये चीज़ें हैं कि जो वैश्विक संगठन है, जो बड़े मतलब सभी देशों का जो संगठन है, चाहे संयुक्त राष्ट्र हुआ चाहे WHO ही हुआ, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से बचता है। और एक तरह से देखा जाए कि जो देश ज़्यादा फंडिंग कर दिया, जो ताकतवर, उनके खिलाफ वो बोलने से बचता है। तो उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं ये सही है कि हम दुनिया को सस्ती दवाएं दे सकते हैं, हमारे अंदर वो काबिलियत है, लेकिन इसके लिए थोड़ा स्वास्थ्य में बजट बढ़ाना होगा और सरकार को भी उस स्तर पर काम करना होगा कि ताकि हम वास्तव में कम लागत में उसको बनाए और दुनिया को दे। इससे हमारा क्या होगा, हम सॉफ्ट पावर के रूप में उभर के सामने आएंगे। और आने वाले समय में जो सुरक्षा परिषद में बदलाव की बात हो जा रही है, कहीं ना कहीं अपना एक दावा मजबूत रूप से हम पेश करेंगे और दुनिया का समर्थन भी हमें इससे प्राप्त होगा। तो इस संदर्भ में जो हमारी संस्थाएं, उनकी मदद के लिए सरकार को हर स्तर से आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार इसमें प्रयास भी कर रही है। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो बजट जो है स्वास्थ्य क्षेत्र का, चाहे शिक्षा, मेडिकल के जो शिक्षा क्षेत्र है, उसमें बढ़ाने की बात है और उससे हम क्या करते हैं कि बेहतर जो है वैक्सीन का निर्माण करके दुनिया को दे सकते हैं। यशवंत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया वैश्विक महामारी में है, यहाँ से अटलांटिक तक ये जो ऐसे द्वीप हैं जहाँ तक इंसान नहीं जाता है, कोरोना पहुँच गया। हमने एक आंकड़े निकाले, उसमें देखा कि फाइजर का प्रति डोज $37 का है और भारत पे 22.8 का भार आएगा। स्पुतनिक जो रूस का वैक्सीन है वो $6 के आसपास। तो कहीं ना कहीं दरियादिली इन बड़े बड़े कंपनियों को नहीं दिखानी चाहिए कि कम से कम सस्ते वैक्सीन, वो बौद्धिक संपदा की बात कर रहे हैं कि हमने खोज की है तो हम आपसे इसका मुनाफा लेंगे। क्या इस वैश्विक महामारी में मुनाफा लाजमी है? वही चीज़ है, मैंने शुरू में ही कहा कि अगर वैक्सीन बनती है तो उसको लोगों तक पहुंचाना सरकार का काम है, लेकिन सरकार के साथ साथ हमारी मतलब हर व्यक्ति की ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर उसके स्तर से कुछ हो पा रहा है इस महामारी में तो वो अपना दे, और अगर संभव हो तो निःशुल्क दे। तो अगर बौद्धिक, हम मानते हैं, बिल्कुल उनके बात का कद्र करते हैं कि ये उनकी बौद्धिक संपदा है,
उन्होंने उनके वैज्ञानिक ने बहुत अधिक मेहनत किया, तब जाके वैक्सीन आया। कई बार ट्रायल असफल रहे, फिर अंततः सफल हुआ। लेकिन बात यह है कि सब तक दवा तो पहुंच नहीं सकती है। तो आप जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं आप उनको बेचिए, आप उनसे मुनाफा कमाइए, लेकिन इस रूप में उसको नहीं करना है कि आप ये एक तरह से मानवता के लिए एक धब्बा है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो गाली देंगी इस पीढ़ी को या उन लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं, कि जैसे हम लोग गाली देते हैं हिटलर को, मुसोलिनी को उनके कृत्यों के लिए। तो ये एक तरह से यही है कि ये पूंजीवाद की मतलब इसको एक कह सकते हैं हम लोग कि एक मुनाफा कमाने की जो भूत सवार है उसके बदौलत ऐसा वो कर रहे हैं। लेकिन इसको अगर मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक तरह से बिल्कुल अनैतिक है। और मुझे लगता है कि जिस भी देश का कंपनी है उस देश के सरकारों को और वैश्विक संगठनों को, जो जैसे WHO है या संयुक्त राष्ट्र है या और भी जो भी मेडिसिनल फील्ड से रिलेटेड संस्थाएं हैं और ह्यूमन राइट से रिलेटेड संस्थाएं हैं, उनको इन सब चीज़ों को लेकर मुखर होना चाहिए, उनको दबाव बनाना चाहिए। और अमेरिका जैसा देश जब कई बार दबाव में आकर कई फैसलों पर मतलब पीछे हट जाता है कई बार, तो बड़े बड़े शक्तिशाली देश जब इन संगठनों की बातों को कई बार स्वीकार करते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है वो दूसरी बात है। तो ये तो कई उन देशों के अंदर रहने वाली कंपनियां हैं, अब ये कहाँ जाएंगी, ये तो उन पर आश्रित हैं। तो ये सारी कुछ चीजें वैश्विक स्तर पे जो संगठन है उनको भी इस पे रेगुलेट करना। जाते जाते एक आपसे छोटी टिप्पणी लेंगे कि सरकार ने कहा जब प्रवासी मजदूर निकलने लगे, हमारा संविधान कहता है आप कहीं भी रोजगार करने के लिए, कहीं भी बसने के लिए स्वतंत्र हैं। वो जिन राज्यों में नौकरी करते थे वहाँ की राज्यों ने उन्हें वो सुविधा देने से वंचित कर दिया, और जिस राज्य के वो थे उन सरकारों ने कहीं ना कहीं उनको लाने में आनाकानी की, और किसी भी सरकार के पास प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा नहीं था। अब तो है आपके पास। इन प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार को वैक्सीन की क्या रणनीति अपनानी चाहिए संक्षिप्त? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने कहा कि अभी कुछ, मैं इस मामले में तेलंगाना राज्य की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सभी लोग मेरे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से आए हों, वो तेलंगाना के निर्माण में उन्होंने योगदान दिया है। तो उन्होंने इस तरह के संदर्भ में काम किया है। कुछ मामलों में दिल्ली ने भी बेहतर काम किया है, लेकिन यह है कि हाँ, कुछ राज्यों ने भी जो संवेदनहीनता दिखाई, उसके लिए वो राज्य वास्तव में आलोचना के पात्र है। तो लेकिन अब जो आंकड़े सारे आ चुके हैं, तो सरकारों को आगे आना चाहिए और वैक्सीन निर्माण के बाद किस तरह से वितरण किया जाए, एक पूरी रणनीति बनानी चाहिए। सरकार ने संकेत भी दिए हैं सब तमाम राज्य सरकारों ने, और केंद्र ने भी उनके लिए वो ब्यौरा भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं परिणाम हमें आने की उम्मीद करनी चाहिए, अच्छा आएगा। और दूसरी चीज़, आपने बौद्धिकता की बात की, तो आप ये बताइए, इस कोरोना काल में हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति रही है, चाहे योग के माध्यम से, चाहे हमारे जिस तरह से वेदों पुराणों में या ग्रंथों काढ़े ओढ़े की बात की गई, काढ़े की बात की गई, पूरी दुनिया ने उसको अपनाया। तो क्या हम उसके लिए बौद्धिक संपदा में गए हैं? नहीं गए थे ना। तो कहीं ना कहीं ये दिलेरी दिखानी होगी, क्योंकि सर्वप्रथम मानवता है, उसके बाद ही भाई मानव रहेगा तभी तो दुनिया रहेगी। तो कम से कम इस चीज़ को समझना चाहिए। और वैक्सीन है जो कम से कम या जो अफोर्डल जो उसको वहन कर सकते हैं वो लोग के लिए ठीक है, और बाकी आम जनता के लिए, चाहे गरीब लोगों के लिए, चाहे गरीब देशों के लिए ये आसानी से उपलब्ध कराया जाए, यही बेहतर। यशवंत, एक छोटी सी टिप्पणी, सब्सिडी की बात की जा रही है, क्या इस बड़े भारत की 130 करोड़ जनसंख्या में जो गरीब हैं, जो मतलब राशन कार्ड में जो BPL का उपयोग करते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे, क्या सरकार को उन्हें सब्सिडी देनी चाहिए? संक्षेप में मैंने आरंभ में वही बात बोला था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए तो आपको व्यवस्था करनी होगी। आप उसको सब्सिडी के रूप में रखिए या आप उनको निःशुल्क दीजिए। जिस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि हमारी जो सरकारें हैं उनमें काफ़ी अच्छे नीति निर्माता लोग बैठे हुए हैं, और बिल्कुल कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो सब्सिडी के रूप में आएगा अगर संभव हो तो, या फिर निःशुल्क ही आए। और मुझे ज़्यादा लगता है कि BPL लोगों को तो निःशुल्क ही देना चाहिए। BPL के जो BPL धारी हैं उन तक तो निःशुल्क जाना चाहिए। बाकी लोगों से आप कम रेट कर सकते हैं या कुछ ले सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए निःशुल्क वैक्सीन की उपलब्ध कराना। तो दोनों हमारे सहयोगी ने इस चर्चा को विस्तार दिया, अपने अपने मत रखे, सरकार को सुझाव दिया और देखा कि इस कोरोना वायरस में